फैसला कर लेती है कि वो यूकी को अब कभी भी नहीं छोड़ेगी। उसी टाइम पे हम लोग मातो के अंदर कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि अपनी जान बचा के वहाँ से भाग रही थी। एक लड़की दोनों को कवर देने की कोशिश करती है, लेकिन उस सुकी के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता है और वो उस लड़की को पकड़ के उसे खाने ही वाला था। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक और लड़की थी जो कि शायद से सुकी को कंट्रोल कर सकती थी और वो भी आधी सुकी थी, और वो लड़की उन लड़कियों को चोट पहुँचाने से उस सुकी को मना कर देती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये लड़की असल में यूकी की बड़ी बहन है, जो कि पता नहीं कैसे एक सुकी बन चुकी है, लेकिन इसे इतना पता चल जाता है कि यूकी भी मातो के अंदर है और वो फैसला करती है कि वो अगली बार यूकी से मिलने के लिए जाएगी। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि क्योका किसी काम की वजह से मातो से रियल वर्ल्ड के अंदर आई थी, तो फिर वो अपने साथ यूकी को भी ले आए थे कि वो भी थोड़ा सा बाहर घूम ले। और इन लोगों को वहाँ से यहाँ तक आने में सिर्फ 20 मिनट लगे थे, क्योंकि इन लोगों ने वर्म होल का यूज किया था। क्योका बाहर आती है तो उसने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, और यूकी जब क्योका को ऐसे देखता है तो वो कुछ सेकंड के लिए उसे देखता ही रहता है। लेकिन क्योका के पूछने के बाद वो कहता है कि वो बस ताजी हवा ले रहा था, क्योंकि वो काफी टाइम बाद यहाँ पे आया है। क्योका बताती है कि वो किसी काम से बाहर आई है, इसीलिए यूकी के पास फ्री टाइम है और वो कुछ टाइम के लिए बाहर घूम सकता है। लेकिन यूकी का सारा ध्यान क्योका के ऊपर ही था, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही थी। तो फिर क्योका यूकी से कहती है कि रोड पे ध्यान दो, मेरे ऊपर नहीं। इसके बाद यूकी क्योका से पूछता है कि वो कहाँ पे जा रही है, लेकिन क्योका इसका कोई भी जवाब नहीं देती है। इसके बाद हम लोग सुसु को देखते हैं जो कि ड्रोन के अंदर यूकी को इधर उधर ढूंढ रही थी। नी उसे बताती है कि वो क्योका के साथ कहीं बाहर गया हुआ है, और जब सुसु डेट को देखती है तब उसे समझ में आ जाता है कि क्योका कहाँ पे गई है। दरअसल क्योका वहाँ पे आई थी जहाँ पे लोगों की समाधि बने हुए थे, जो लोग मातो मिसब के दौरान मारे गए थे। क्योका यूकी को बताती है कि एक टाइम पे उन्हीं सवा के अंदर कई सारे सुकीस ने हमला कर दिया था, लेकिन उनमें से एक सुकी बेहद ताकतवर था और वो भागते हुए लोगों को बेरहमी के साथ मार रहा था। क्योका को वो सुकी बिल्कुल साफ साफ याद था, और क्योका ने उसका नाम यूनिहॉर्न रखा था। और उसी दिन क्योका ने कसम खा ली थी कि अगर यूनिहॉर्न उसे दोबारा मिलता है तो फिर क्योका भी उसे बेदर्दी के साथ मारेगी और मरे हुए लोगों का बदला लेगी। और क्योका चाहती है कि यूकी उस दिन के लिए तैयार रहे जब वो यूनिहॉर्न सामने आएगा, और उस दिन क्योका और यूकी दोनों मिलके उस यूनिहॉर्न से बदला लेंगे मरे हुए लोगों का। यूकी और क्योका जब वो दोनों वापस जा रहे थे तब यूकी की नजर एक डेजर्ट शॉप के ऊपर पड़ती है। यूकी डेजर्ट खाने के लिए क्योका से जिद करने लगता है, लेकिन क्योका मना कर रही थी। लेकिन फिर भी यूकी कैसे न तैसे क्योका को मना लेता है। जब वो दोनों अंदर आ जाते हैं तब यूकी अपनी पूरी कोशिश करता है क्योका को सहानुभूति देने की, ये कहते हुए कि उसकी बहन भी मातो मिसब के दौरान मारी गई थी, इसीलिए उसे पता है कि क्योका को कैसा फील हो रहा होगा। फिर वहाँ पे उन दोनों का ऑर्डर आ जाता है, और जब क्योका उसे पहली बार टेस्ट करती है तब क्योका को ये टेस्ट काफी ज्यादा डिलीशियस लगता है और वो मुस्कुराती भी है, क्योंकि अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने पहली बार क्योका के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट देखी है। इससे यूकी को उसकी बहन की यादें आ जाती हैं जब वो दोनों एक दूसरे के साथ रहा करते थे। लेकिन जब वो दोनों अपने डेजर्ट का मजा ले ही रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे उन दोनों के पास मैसेज आ जाता है कि मातो के अंदर कुछ हो गया है। इसके बाद क्योका और यूकी अपने डेजर्ट को खत्म करते हैं और क्योका वहीं पे यूकी को ट्रांसफॉर्म कर देती है। जिसके बाद वो रोड के जरिए यूकी को भगाते हुए मातो के अंदर लेके आती है, और वो दोनों कुछ ही सेकंड्स के अंदर अपने ड्रोन के पास पहुंच चुके थे। लेकिन जब क्योका अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए रूम के अंदर जा रही थी तब वो यूकी को भी अंदर बुला लेती है, और यूकी से कहती है कि मेरी स्टॉकिंग चेंज करो, क्योंकि यूकी का यही रिवॉर्ड था और यूकी को रिवॉर्ड मांगने की जरूरत नहीं है। वो क्योका को मन के जरिए तुरंत पता चल जाता है कि यूकी को क्या चाहिए। और जब यूकी क्योका से पूछता है क्या ये मेरा सच में रिवॉर्ड है, तो फिर क्योका उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है क्या मैं ये खुद से करूंगी, ये तुम्हारे ही मन का पकाया हुआ फल है, अब चुपचाप इसे खाओ। इसके बाद यूकी अपने रिवॉर्ड को लेता है और रिवॉर्ड लेने के बाद वहाँ से खुशी खुशी बाहर आ जाता है। क्योका जब बाहर आती है तब उसे पता चलता है कि एक अजीब सी सिचुएशन आ चुकी है। कई सारे सुकीस एक ही जगह पे इकट्ठा हो रहे थे और वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, और ऐसा पहली बार हो रहा था कि इन लोगों को ऐसी कोई चीज देखनी पड़ रही है। लेकिन क्योका फिर भी फैसला करती है कि वो लोग वहाँ पे जाएंगे। इसके बाद वो तीनों अपने अलग अलग व्हीकल्स लेते हैं और उस तरफ निकल जाते हैं जहाँ पे क्योका बेशक क्योंकि के ऊपर बैठ के जा रही थी। वो तीनों जब उस जगह पे जाके पहुँचते हैं तब उन्हें पता चलता है कई सारे सुकीस एक ही जगह पे इकट्ठा हुए हैं एक गड्ढे के अंदर, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। इसके बाद वो तीनों अपनी एबिलिटीज का यूज करते हैं और सुकीस के ऊपर हमला करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। क्योका को ये काम काफी आसान लगता है, लेकिन वो फिर भी यूकी से कहती है कि वो तैयार रहे, वो किसी भी टाइम उनके ऊपर हमला कर सकती है। लेकिन उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि एक लेजर बीम उड़ते हुए आती है जो कि सोसो के ऊपर लगती है और सोसो नीचे गिर जाती है। उसी टाइम पे यूकी जब अपने सामने की तरफ देखता है तब उसके सामने एक सींग वाला सुकी खड़ा था, जो कि बेशक क्योका वाला यूनिहॉर्न था। क्योका जैसे ही यूनिहॉर्न को देखती है तब उसे एक ही झटके में सब कुछ याद आ जाता है। जिसके बाद यूनिहॉर्न उन
दोनों के ऊपर हमला कर देता है। हिमारी उसके ऊपर गोलियों से शूट करके डैमेज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो यूनिहॉर्न काफी शक्तिशाली था और वो उल्टा हिमारी के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। हम लोग देखते हैं कि यूनिहॉर्न के ऊपर वही लड़की बैठी हुई थी जिसको हमने पहले भी देखा था। वो लड़की अपनी पावर्स का यूज करती है और अपने मुंह से एक बीम को रिलीज करती है। हिमारी उस बीम को रोक नहीं पाती है और उससे घायल होकर पीछे गिर जाती है और ये बीम सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। उसी टाइम पे क्योका और यूकी उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन यूनिहॉर्न के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हुआ था और वो हमले को ब्लॉक करके पीछे हट जाता है। यूकी अपने आसपास के एरिया को देखता है, तब उसे पता चलता है कि सुसु और हिमारी पहले ही घायल हो चुकी हैं और वो लड़ नहीं सकती हैं। हम लोग देखते हैं वो लड़की क्योका से पूछती है कि वो अपने छोटे भाई को यहाँ पे ढूंढने के लिए आई है और उसका छोटा भाई इस दुनिया में सबसे हैंडसम बंदा है। क्योका को समझ में नहीं आता है कि छोटे भाई से क्या मतलब है। उसी टाइम पे यूनिहॉर्न यूकी के ऊपर हमला करता है तो यूकी भी सामने से पंच मार के उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों की पावर में बहुत बड़ा गैप था और यूकी पीछे खिसक जाता है। वो लड़की यूकी और क्योका के ऊपर हमला करते हुए कहती है कि उसका भाई काफी ज्यादा नादान था। जब वो दोनों छोटे हुआ करते थे तब काफी ज्यादा खेला करते थे। भले ही उसका भाई अब बड़ा हो गया हो और कमीना हो गया हो, लेकिन इसके बावजूद वो अपने भाई को पसंद करती है। यूकी उस यूनिहॉर्न की ताकत को देख के हैरान हो गया था कि ये कितना ज्यादा शक्तिशाली है। वो लड़की जैसे ही अपने छोटे भाई का नाम लेने वाली थी, उसी टाइम पे वहाँ पर एक जायंट सूकी आ जाता है जो कि उसकी बातों के बीच में उंगली करके उसे रोक देता है, जिससे उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस सूकी को घूर के देखती है। और वो लड़की जब उस सूकी को घूर के देखती है तब यूकी को उस लड़की के अंदर अपनी बहन की हल्की सी झलक दिखाई देती है, जो कि गुस्से में बिल्कुल ऐसे ही लगती थी। इसके बाद वो लड़की अपने बालों का इस्तेमाल करती है और बड़ी आसानी के साथ उतने बड़े सूकी को मसल देती है। फिर क्योका और यूकी दोनों अपनी पूरी ताकत और जान लगा के उन दोनों के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। वो दोनों बेहद शक्तिशाली थे और वो दोनों मिलकर आसानी के साथ यूकी और क्योका को हराए जा रहे थे। इसके बाद वो लड़की अपने बालों का इस्तेमाल करके यूकी को भी पकड़ लेती है, लेकिन जब वो लड़की यूकी को अपने पास लेके आती है तब यूकी और वो लड़की दोनों एक दूसरे को देख के हैरान हो गए थे। लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कोई बात करते कि उससे पहले ही क्योका लड़की के ऊपर हमला कर देती है, जिससे वो लड़की यूकी को छोड़ देती है। क्योका के हमले की वजह से वो लड़की घायल हो गई थी और उसका हाथ जख्मी हो गया था। क्योका फिर से उसके ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन उसी टाइम पे यूनिहॉर्न बीच में आ जाता है जो कि क्योका के हमले को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद वो लड़की घायल होने की वजह से यूनिहॉर्न को लेके वहाँ से भाग जाती है, लेकिन क्योका बदला लेने के चक्कर में बहुत ज्यादा पागल हो चुकी थी और वो यूकी से कहती है कि वो उन दोनों का पीछा करेंगे और यूनिहॉर्न को पीछे से बिल्कुल चीर देंगे, जैसा उसने भागते हुए लोगों के साथ किया था। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तब वो देखते हैं कि यूकी सुसु की जान बचा रहा था। इससे क्योका को ध्यान आता है कि वो गुस्से में और बदले के चलते पागल हो चुकी थी और अपने टीम मेंबर्स की जान खतरे में डाल दी थी। फिर क्योका यूकी से कहती है कि वो लोग अपने मेंबर्स की जान पहले बचाएंगे क्योंकि ये इनकी पहली प्रायोरिटी है। इसके बाद क्योका और यूकी सुसु और हिमारी को वापस ड्रोन के अंदर ले आते हैं। किस्मत से उन दोनों को ज्यादा चोटें नहीं आई थी और वो कल तक ठीक हो जाएंगी। हम लोग क्योका को देखते हैं तो फिर वो यूकी को रिवॉर्ड दे रही थी और यूकी का रिवॉर्ड था फुट जॉब और ये इलीगल चीज है, इसलिए हम लोग गहराई में नहीं जाएंगे। यूकी क्योका से ये भी बात करता है कि वो लड़की यूकी की बड़ी बहन भी हो सकती है जो कि माथों के अंदर खो गई थी, लेकिन क्योका को इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता है क्योंकि उसने कभी भी ये नहीं सुना था कि कोई इंसान सूकी में बदल जाता है और शायद से ये सूकी की कोई नई स्पीसीज हो सकती है, लेकिन ये यूकी की बड़ी बहन नहीं हो सकती है। और सबसे जरूरी बात कि उस लड़की ने ये भी कहा था कि उसका छोटा भाई दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का है और यूकी उसके आसपास भी नहीं है और वो लड़की अपने छोटे भाई की बात कर रही थी, इसीलिए शायद से यूकी की बड़ी बहन वाली यादें ट्रिगर हो गई होंगी। लेकिन यूकी को उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उसकी बड़ी बहन शायद अभी तक जिंदा ना हो। लेकिन हम लोग यूकी को देखते हैं जो कि अपनी बड़ी बहन के बारे में ही सोच रहा था और उसका ध्यान खाना बनाने में बिल्कुल भी नहीं था। उसी टाइम पे वहाँ पे नी आती है जो कि यूकी को होश में लाती है और जब यूकी देखता है कि खाना उबल रहा है तो फिर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद नी यूकी से कहती है कि नीचे बैठो, तुम्हें कुछ बताना है। यूकी को ऐसा लगता है कि नी उसके मुंह के ऊपर घूंसा मारेगी कि वो काम ठीक से करे, लेकिन जब यूकी नीचे बैठता है तब नी ऐसा कुछ भी नहीं करती है और वो उल्टा यूकी को बड़े प्यार से समझाती है कि ताकतवर एनिमीज के खिलाफ लड़ाई करते समय ऐसा कुछ हो जाता है, जिससे दिमाग थोड़े टाइम के लिए परेशान हो जाता है, लेकिन यूकी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। जिससे यूकी समझ जाता है कि अब उसे आगे क्या करना है और नी उसे कहती है कि वो उसकी मदद कर देगी आज रात का डिनर बनाने के लिए। इसके बाद हम लोग यूकी की बहन को देखते हैं, जहाँ पे यूकी की बहन की तरह और भी कई सारे ह्यूमनाइट सूकी थे। एक लड़की यूकी की बहन का नाम लेते हुए कहती है, ओवा तुम यहाँ पे घायल होके आई हो, कितनी शर्म की बात है। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि एक कोको नाम की छोटी लड़की ओवा का हाथ चाट के उसे बिल्कुल
ठीक कर देती है। लेकिन आवा को यकीन हो चुका था कि वो जिसके साथ लड़ी थी वो उसका छोटा भाई ही था और वो फैसला कर लेती है कि जब वो अगली बार उसे दोबारा मिलेगी तब वो दोनों अच्छे से बात करेंगे। उसी टाइम पे हम लोग यूकी को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोच रहा था कि अगर उसका मुकाबला दोबारा यूनिहॉर्न के साथ होता है तो फिर वो उससे कैसे जीतेगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सुसु आ जाती है जबकि यूकी नहा रहा था। सुसु यूकी से कहती है कि वो यहाँ पे फीवर को लौटाने आई है जो कि यूकी ने उसकी जान बताई थी मातो के अंदर। इसके बाद सुसु यूकी से कहती है कि उसने एक भी कपड़ा नहीं पहना है, इसलिए यूकी चुपचाप सामने देखी और वो उसकी पीठ साफ कर देगी। लेकिन यूकी को यकीन नहीं हो रहा था कि सुसु ने जो कुछ भी बोला है वो बिल्कुल सच है और यूकी को ऐसा लग रहा था कि सुसु उसकी फिर से फोटो खींचना चाहती है। इसके बाद यूकी जब पीछे मुड़ के देखता है तब सुसु ने सच में एक भी कपड़ा नहीं पहना था। इसके बाद यूकी वहाँ से सॉरी बोल के भागते हुए निकल जाता है। लेकिन सुसु को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी बल्कि उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यूकी भाग के तो निकला था लेकिन वो एक गलत जगह पे आ चुका था। दरअसल हिमारी नहाने के लिए अपने कपड़े बदल रही थी और यूकी ऐसे हालातों में फंस चुका था जहाँ पे वो बिल्कुल दोषी था। जिसके बाद हिमारी अपने हाथ को चैनसॉ में बदल लेती है और यूकी का गला काटने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। रास्ता भी खत्म हो जाता है और यूकी का खेल खत्म ही होने वाला था कि उसी टाइम पे वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और पोर्टल के अंदर से दो लड़कियाँ बाहर निकलती हैं जो कि 6 स्क्वाड के मेंबर्स थी, जिनमें से पहले का नाम तेनका इजुमा था और दूसरे वाले का नाम आजुमा था, जिनमें से इजुमा कमांडर और आजुमा सेकंड इन कमांडर थी। इजुमा आगे बढ़ती है और यूकी को अच्छे से देखती है और उससे पूछती है तुम ही हो यहाँ के कमांडर के नए स्लेव। लेकिन हम लोग हिमारी को देखते हैं जो कि आजुमा से चिड़ी हुई थी। दरअसल आजुमा हिमारी की बड़ी बहन है और दोनों बहनों की आपस में नहीं बनती है। फिर हम लोग देखते हैं कि तेनका यूकी के हाथों की बनी हुई चाय की तारीफ करती है कि यूकी चाय काफी अच्छी बनाता है। क्योंकि तेनका से पूछती है कि वो लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं। तो फिर तेनका आगे से बताती है कि ये मामला कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है कि ह्यूमनॉइड सुखी देखे जा रहे हैं, इसीलिए ऊपर से ऑर्डर आया है कि उन दोनों स्क्वाड्स को आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ काम करना पड़ेगा और ह्यूमनॉइड सुखी के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन आजुमा क्योंकि और उसकी टीम की बेइज्जती करने लगती है ये कहते हुए कि वो लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भाग आए थे जबकि उन्हें उसका सामना करना चाहिए था और वो खासकर हिमारी को टारगेट कर रहे थे। इससे हिमारी को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तो फिर क्यों तेनका से कहती है कि उन लोगों को एक एग्जीबिशन मैच कर लेना चाहिए वो दोनों स्क्वाड्स की पावर और कैपेसिटी को देखने के लिए, और जो भी मैच को जीतेगा वो भाई एक टीम के ऊपर राज करेगा। लेकिन यूकी को ऐसा लगता है कि क्योंकि यहाँ पे बेसबॉल मैच खेलने के बारे में बोल रही है, लेकिन नहीं उसे बताती है कि यहाँ पे एक कॉम्बैट बैटल होने वाला है। इसकी मदद से वो लोग ये पता लगा पाएंगे कि कौन सी स्क्वाड ज्यादा शक्तिशाली है। तेनका को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी और वो एग्जीबिशन मैच के लिए मान जाती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और क्योका से कहते हैं कि मैच कुछ दिनों बाद होगा। हिमारी आगे बढ़ती है और वो क्योका को शुक्रिया कहती है कि क्योका ने हिमारी के लिए स्टैंड लिया और उसके लिए इस मैच को फिक्स किया। लेकिन हिमारी को एक और चीज चाहिए थी। दरअसल हिमारी यहाँ पे यूकी को चाहती थी, उसे यूकी भाड़े पे चाहिए था। इसके लिए क्योका मान तो जाती है लेकिन वो हिमारी को बताती है कि यूकी को यूज करने के बाद फिजिकल डिमांडिंग पड़ेगी यानी कि रिवॉर्ड। लेकिन हिमारी को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी। इसके बाद हिमारी यूकी की तरफ देखती है और उससे कहती है कि अब से तुम मेरे स्लेव हो, जिससे यूकी परेशान हो जाता है कि वो कितने टुकड़ों में बचेगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यूकी ने उन सभी लड़कियों के लिए डायमंड बनाए थे जो कि सभी लोगों को पसंद आती है। हिमारी आगे से कहती है कि यूकी इन्हीं सब कामों के लिए बेहतरीन है क्योंकि वो एक स्लेव है। इसके बाद क्योका आगे बढ़ती है और वो हिमारी को मोटिवेट करती है कि उसे अपनी पूरी जी जान लगा देना है इस ट्रेनिंग के अंदर ताकि वो एग्जीबिशन मैच के अंदर कमाल दिखा सके। इसके बाद हिमारी भी पूरी तरीके से मोटिवेटेड हो जाती है। फिर हिमारी और यूकी अपनी ट्रेनिंग करने के लिए मातो के अंदर निकल जाते हैं। यूकी हिमारी से पूछता है कि वो उसका स्लेव कैसे हुआ, जिसमें हिमारी उसे बताती है कि वो अपनी बॉडी को वेपन में बदल लेती है, ये उसकी मेन स्किल नहीं है। हिमारी की मेन एबिलिटी तो उसके फोन के अंदर छुपी हुई है और जब यूकी उसके फोन को देखता है तब उसके अंदर क्योका का थंबनेल लगा हुआ था। हिमारी बताती है कि उसकी मेन एबिलिटी लर्निंग है। हिमारी किसी की भी एबिलिटी को कॉपी कर सकती है लेकिन उसके लिए भी एक एक्सेप्शन है कि हिमारी को उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। हिमारी को स्किल कॉपी करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस हिमारी को जिसकी स्किल कॉपी करनी है उसके बारे में जानना होता है। और हिमारी क्योका के बारे में पहले से ही अच्छे से जानती है क्योंकि हिमारी को फिर से याद दिलाता है कि यहाँ पे फिजिकल डिमांडिंग रहेगी। लेकिन हिमारी फिजिकल डिमांडिंग को कुछ और समझ लेती है और वो अपने मन के अंदर सोचती है जब तक वो आजुमा को हरा देती
देखती है तब तो उसे यूकी का घर का काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। उसी टाइम पे वहाँ पे कई सारे सुकी आ जाते हैं तो फिर हिमारी यूकी से कहती है कि वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू करे और जब यूकी हिमारी के हाथ को चाटता है तब वो फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन जब यूकी इस बार ट्रांसफॉर्म हुआ था तब उसकी शेप और साइज क्योका वाली ट्रांसफॉर्मेशन से बिल्कुल अलग थी। फिर यूकी एक सुकी के ऊपर हमला करता है तो फिर वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसे मार गिराता है। लेकिन यूकी को पता चलता है कि उसकी स्पीड तो बड़ी है लेकिन ताकत नहीं बड़ी है, जबकि क्योका के ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उसकी ताकत बढ़ जाती थी। आसान शब्दों में हिमारी के ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उसकी स्पीड बढ़ती है और क्योका के ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उसकी पावर बढ़ती है। इसीलिए यूकी फैसला करता है कि वो लगातार सुकीज के ऊपर ब्लोस मारता रहेगा जब तक वो मर नहीं जाते हैं। इसके बाद यूकी ऐसा ही करता है और एक सुकी को मार गिराता है और यूकी इसी तरह से वहाँ पे जितने भी सुकी थे उन सभी को मार गिराता है। इसके बाद यूकी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और हिमारी उसे कहती है कि यूकी कम से कम थोड़ा तो काम का है ही है। लेकिन उसी टाइम में हिमारी की बॉडी अपने आप ही चलने लगती है और वो अपनी स्कर्ट को ऊपर कर देती है। लेकिन हिमारी को समझ में नहीं आया था कि ऐसा क्यों हुआ। तो फिर यूकी आगे से बताता है कि फिजिकल डिमांडिंग का यही मतलब है और यूकी का यही रिवॉर्ड है। लेकिन यूकी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था इसीलिए हिमारी हिल नहीं पा रही थी। दरअसल यूकी जब तक अपना रिवॉर्ड ले नहीं लेगा तब तक हिमारी हिल भी नहीं सकती थी। इसीलिए हिमारी आगे बढ़ती है और वो यूकी के ऊपर ही बैठ जाती है। इसे यूकी का रिवॉर्ड पूरा हो जाता है। लौटते समय यूकी हिमारी से कहता है कि उसे दूसरी एबिलिटी का यूज करना चाहिए। लेकिन हिमारी यूकी की बात नहीं सुनती है और उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि एबिलिटी कॉपी करने की भी एक डिग्री होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हिमारी सुसु की एबिलिटी कॉपी करेगी तो फिर वो अपने साइज को तो बड़ा नहीं कर पाएगी लेकिन उसके जगह पे उसके ब्रेस्ट और बट वो जरूर बड़े हो जाएंगे। इसीलिए हिमारी यूकी के साथ ही काम करेगी भले ही चाहे कितना भी ये शर्मनाक क्यों न हो। यूकी उसे पूछता है कि तुम जीतने के लिए इतना ज्यादा बेसब्र क्यों हो, जिसपे हिमारी यूकी को बताती है कि आजुमा फैमिली के अंदर सभी लोग मातो मीसब से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हर किसी को हिमारी से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। लेकिन हिमारी इसके बावजूद उनकी उम्मीदों के ऊपर खड़ी नहीं उतर पाई क्योंकि वो अक्सर बचपन में बीमार हो जाया करती थी। इसी वजह से आजुमा हिमारी का हमेशा मजाक बनाया करती थी। इसीलिए हिमारी जीतने के लिए बहुत ज्यादा बेसब्र है और वो यूकी से कहती है कि इसलिए यूकी को हिमारी की मदद करनी पड़ेगी और नौकर होने के नाते वो मना नहीं कर सकता है। अगर हिमारी आजुमा को हरा देती है तो फिर वो भी मातो के अंदर एक हीरो बन जाएगी। इसके बाद हिमारी यूकी से कहती है कि वो लोग अपने एनिमी को हराने के लिए फिनिशिंग मूव को यूज करने वाले हैं और वो उसको सीखने के लिए बेजान ताकत को लगाने वाले हैं। यूकी अपने मन के अंदर यूनिहॉर्न और ओबा के बारे में सोचते हुए कहता है कि अगर वो भी इसी तरह से फिनिशिंग मूव को सीख लेता है तो शायद से फ्यूचर में होने वाली फाइट्स के अंदर उसे फायदा होगा। इसलिए यूकी हिमारी के साथ काम करने के लिए मान चुका था। यूकी हिमारी से पूछता है कि आजुमा की एबिलिटी क्या है, जिसपे हिमारी उसे बताते हैं कि आजुमा की एबिलिटी है गोल्डन आवर। इसके चलते वो टाइम को रोक सकती है, डिवाइन कर सकती है और उसे आगे भी बढ़ा सकती है। इससे यूकी आगे से कहता है कि हमारे तो लग गए। उसी टाइम पे हम लोग आजुमा को देखते हैं जो कि सावर ले रही थी और वो आगे से कहती है कि मेरी छोटी प्यारी बहन बेअकल है कि उसे लगता है कि वो मुझे मैच के दौरान हरा सकती है। खैर मैं उसे हराने के बाद अपने फैमिली हाउस लेके जाऊंगी और उसे जिंदगी भर अपना नौकर बना के रखूंगी। इसके बाद वो दोनों ट्रेनिंग करने के लिए फिर से मातो के अंदर आ जाते हैं। हिमारी आजुमा के बारे में बताते हुए कहती है कि वो जब भी अपने गोल्डन आवर का यूज करती है तब वो अपनी बॉडी का शेप चेंज करती है और रिवाइंड करने के लिए अलग शेप का इस्तेमाल करती है। इसीलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि जब आजुमा अपनी एबिलिटी को यूज करने के लिए जाएगी उसी टाइम पे यूकी अपनी स्पीड का फायदा उठा के उसे एक ही पंच के अंदर नॉकआउट कर देगा। लेकिन यूकी की स्पीड अभी भी बहुत ज्यादा कम थी, उन्हें टाइम की स्पीड से भी आगे जाना था। इसलिए हिमारी यूकी से कहती है कि वो अपनी सारी मसल्स की पावर अगर अपने पैरों में इकट्ठा कर ले तो शायद से वो अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा सकता है। और यूकी जब ऐसा ट्राई करने की कोशिश करता है तब वो सक्सेसफुली ऐसा कर भी लेता है और उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद वो एक सुकी के ऊपर हमला करता है लेकिन सुकी को कुछ भी नहीं हुआ था। दरअसल यूकी ने अपनी सारी ताकत को पैरों में लगा दिया था, इसलिए उसके हाथों में ताकत नहीं बची थी। फिर यूकी कई सारे सुकीज के साथ फाइट करता है और नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। हिमारी उसके सर को सहलाते हुए कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर वो लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर वो लोग इस टेक्निक को मास्टर कर लेंगे। और यूकी का रिवॉर्ड यही था कि हिमारी उसके सर को सहलाए। अगले दिन क्योका भी उन दोनों की ट्रेनिंग को देखने के लिए आती है, लेकिन जब क्योका उन दोनों को अलग अलग ट्रेनिंग करते हुए देखती है तब वो हिमारी से कहती है कि हिमारी कोई चीज मिस कर रही है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद क्योका इतना कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। हिमारी को कुछ देर में समझ में आ जाते है कि क्योका क्या कहना चाहती थी। क्योका कहना चाहती थी
कि यूकी उसका स्लेव है, इसीलिए मास्टर को उसी के साथ उसके ऊपर बैठ के राइड करना चाहिए, जैसे कि क्योका यूकी को कंट्रोल किया करती थी। इसीलिए हिमारी आगे बढ़ती है और वो यूकी के ऊपर बैठ जाती है और यूकी की जंजीरों को पकड़ के उससे कहती है कि यूकी अपने पैरों के ऊपर अपनी ताकत को फोकस करे। और जब हिमारी के ऑर्डर की वजह से यूकी के अंदर और भी ज्यादा पावर आ गई थी, वहाँ पे एक सूखी आता है तो हिमारी फिर से ऑर्डर देती है कि यूकी उसके ऊपर हमला करे। और जब यूकी उसके ऊपर हमला करता है तो वो एक ही बार में उसके सीने को चीर देता है और यही यूकी का फिनिशिंग ब्लो था।